हेलो असलम सर, ये वो पिन वाला बटन कहाँ पे आएगा सर? हाँ जी, वहां तो मोर आ रहा है, मोर में तो पिन नहीं है सर। ऑन कर दिया सर मैं, मेरा वीडियो मुझे तो दिख रहा है, या बच्चों को दिखने के बाद दिखाएगा? अच्छा, चलो ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लो आपको जैसे ठीक लगे सर, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ वो कोई दिक्कत। अच्छा चलो ठीक है, मैं वो नहीं बैठा हूँ, बस बच्चे वेटिंग रूम में हैं, तो अभी तक मैंने किसी को ऐड किया नहीं। अच्छा ठीक है सर। मैं फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। कितने स्टूडेंट हैं सर क्लास में? अच्छा ठीक है, अभी तक 7 आए हैं, तभी पूछा था हमको। ठीक ठीक ठीक। हेलो एवरीवन, बेटा करें स्टार्ट।
हाँ बेटा करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। लीनियर मोमेंटम के बारे में पहले कुछ पता है या वो भी बताना पड़ेगा? बेटा डू यू नो अबाउट द लीनियर मोमेंटम और नॉट? सर m1 v1 इक्वल टू m2 v2। नहीं, लीनियर मोमेंटम क्या होता है ये सारी चीजें पता है ना? चलो देखते हैं, ढंग से समझना कंसेप्ट को। एक्सटर्नल फोर्स का हमारा एक फॉर्मूला होता है बेटा, dp by dt। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब बड़े ध्यान से यहां पे समझना है। if external force acting on the system is 0 means dp by dt is 0। तो बेटा dp by dt 0 हो जाएगा हमारा। हम बेटा क्लियर है यहां तक? सर क्या पढ़ा रहे हो आप? यस सर। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिजिक्स। सर कौन सा चैप्टर करा रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। वर्क एनर्जी पावर आई थिंक आप कर चुके होंगे। सर कॉलेज ने स्टार्ट करना था। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो चुका क्या? नो सर। नो सर। यस सर। सर स्टार्टिंग से करवा दो। स्टार्टिंग से ही करवा रहा हूँ बेटा, अभी तो एक ही लाइन लिखी है। सर क्या बताया पहले भी बता दो, मैं लेट ज्वाइन करी। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब करते हैं, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता होगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई dt। external force is equal to the rate of change of linear momentum. This is the Newton's second law. If external force is 0 means dp by dt is 0, and dp by dt 0 होने का मतलब है बेटा मोमेंटम आपका कांस्टेंट है, क्योंकि किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब मोमेंटम क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। सर थोड़ा आराम से समझा दो। अच्छा चलो शुरू से करें शुरू। यस सर। चलो शुरू से कर लेते हैं। अब सब आ चुके हैं या किसी और ने भी आना है, अभी एंटर करना है? और किसी ने तो एंटर नहीं करना ना। टोटल 13 है सर, अभी 12 आए हैं तो एक शायद से कोई रहता है। अच्छा चलो कोई नहीं, वो आ जाएगा तो फिर वो अपने आप देख लेगा, रिकॉर्डिंग में से कर लेगा बच्चा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं इसको, शुरू करते हैं, दोबारा से शुरू कर लेते हैं इसको, तो उस हिसाब से हो जाए। मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं। सर आप न्यू टीचर हो? न्यू नहीं हूँ बेटा, आपके साथ न्यू हूँ। वैसे आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी से पास आउट हूँ, नेट JRF गेट जेस्ट सब क्वालिफाइड है। LN में टीच किया है, आकाश में टीच किया है। तो अब सुधांशु सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्हीं से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि 11th में आप करा दो थोड़ा सा। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है करें? यस सर। यस सर। देखते हैं। टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। According to Newton's second law, external force is equal to dp by dt। एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा बेटा? dp by dt के इक्वल होगा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, पता होगा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहां से if external force acting on the system is 0 means
dp by dt is 0. Any doubt? No, sir. No, sir. किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 कब होता है बेटा? जब वो चीज कांस्टेंट हो। Yes, sir. जब वो चीज कांस्टेंट हो। अब अगर वो चीज कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब ये हो गया बेटा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट। कोई डाउट? सर ये इक्वेशन तब बनेगी ना जब एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। हाँ, ये इक्वेशन तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ओके सर। तो बेटा मोमेंटम कंजर्व कब हुआ? ओनली इफ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो Yes, यहां sir. से इसकी क्या स्टेटमेंट आ गई? इट स्टेट्स दैट linear momentum of a system will be conserved only if external force acting on the system is 0. तो बेटा एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा अगर उस सिस्टम पर क्या चीज 0 है बेटा? एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0 है। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक है। अब यहां से यहीं से एक पॉइंट ये बना सकते हैं हम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया बेटा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस अप टू Pn वेक्टर शुड बी कांस्टेंट। यस सर। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस ठीक है। सर। अब अगर मैं ये कह दूं ये वेक्टर्स बेटा इन सब का वेक्टर सम कांस्टेंट है, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं P1x प्लस P2x। क्या हुआ बेटा? सर एक मिनट ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। अच्छा, लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम कांस्टेंट होगा ओनली इफ, इसके लिए कंडीशन भी है, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। कोई डाउट है? No, sir. करें आगे? नो सर। करो नेक्स्ट स्लाइड पे। यस सर। यस सर। यस सर। देखो बेटा आप यहां से एक चीज समझो, अभी जो मैंने लिखा था P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस अप टू Pn वेक्टर, ये कांस्टेंट था अपना। यस सर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो P1x i कैप प्लस P1y j कैप प्लस P1z k कैप प्लस P2x i कैप प्लस P2y j कैप प्लस P2z k कैप। ऐसे ही लास्ट तक ये जो टर्म बनेगी, दिस टर्म विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। यस सर। So what I can write from here, if I will collect only I cap coefficients, अगर मैं सिर्फ I cap वाले को कंबाइन करके लिखूं तो ये बन गया P1x प्लस P2x प्लस अप टू Pnx is constant, P1y प्लस P2y प्लस अप टू Pny is equal to constant, यस सर। P1z plus P2z plus up to Pnz is equal to constant. कोई डाउट? No, sir. ये सभी इक्वेशन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है
अगर हमारे पास सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो बेटा? 0। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ऐसा भी हो सकता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको 0 ना दी हुई हो, एक्सटर्नल फोर्स किसी एक डायरेक्शन में 0 दी हुई, एक्सटर्नल फोर्स किसी एक डायरेक्शन में 0 दी हुई हो। अगर मैं ये कह दूं इफ एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट 0 है, एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट 0 है, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट आपका 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट आपका कांस्टेंट होगा। और सर अगर f एक्सटर्नल 0 होता तो फिर भी तो वो कांस्टेंट ही रहता। नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होती तो होता mv कांस्टेंट होता। मैं कह रहा हूं मान लो फोर्स i j k तीनों में लग रही है और जिसमें से i कैप वाला कंपोनेंट नहीं है, j कैप और k कैप वाला कंपोनेंट है, तो इसका मतलब क्या अब एक्सटर्नल फोर्स 0 है या नहीं है? हाँ बेटा, सिचुएशन समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? सर रिपीट करना एक बार। मैंने कहा एक सिस्टम था, कई सारे पार्टिकल हैं उसके अंदर, अभी उस पे तीनों फोर्स लग रही है, आई कैप वाला कंपोनेंट भी है, एक्सटर्नल फोर्स का जे कैप वाला कंपोनेंट भी है, के कैप वाला कंपोनेंट भी है। क्या नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पे या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है बेटा? अरे सबको समझ में आ गया? यस यस सर। सर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स तो सिस्टम पे लगा रखी है, बट उसमें सिर्फ जे कैप और के कैप वाला कंपोनेंट है, आई कैप वाला कंपोनेंट नहीं है। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अब मेरे Yes, sir. पास जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सपोज ऐसे दे दी 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन, ये आपको एक्सटर्नल फोर्स दे दी। अब आप मेरे को सोच के बताना, क्या मैं लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट लिख सकता हूं? सिर्फ x डायरेक्शन में? सिर्फ x डायरेक्शन में। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। इसका मतलब अब मैं ये लिख सकता हूं P का x कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। P का सर कौन सा दोबारा कंपोनेंट? बता दो। वही बता रहा हूं बेटा, एक बार समझो ध्यान से। यहां पर आपको ये जो एक्सटर्नल फोर्स दी हुई है, ये जे कैप और के कैप में दे दी। इस फोर्स के हिसाब से आपका एक्सटर्नल फोर्स का x कंपोनेंट कितना है? 0। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। तो मतलब x के कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। हाँ भाई, x कंपोनेंट 0 है, इसका मतलब आई कैप वाला कंपोनेंट एब्सेंट है, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम सिर्फ कंजर्व होगा ओनली इन कौन सी डायरेक्शन बेटा? x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में। y और z डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि y और z डायरेक्शन में नेट मोमेंटम 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है? हाँ बेटा, एनी डाउट? नो सर। करें आगे कंटिन्यू? नो सर। बिल्कुल सेम लाइन पर यहां पे ऐसे लिखूं कि अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स का y कंपोनेंट 0 होता, सिर्फ बाकी कंपोनेंट 0 नहीं होते, तो क्या होगा? बोलो बेटा, तो कौन सा मोमेंटम कंजर्व होगा, किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा? डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में। कोई डाउट? नो सर। एंड इफ एक्सटर्नल फोर्स का z कंपोनेंट 0 हो जाए, तो मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में? पी जेड इज इक्वल Z टू is a constant. कोई डाउट यहां तक? नो सर। करें आगे? यस सर। नेक्स्ट, देखना अब आगे बेटा ध्यान से, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ,
अगर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो आप देखना बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमें क्या बता रहा है, बड़े ध्यान से यहाँ पे आपको समझना है। क्या कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पता है बेटा आप सबको ये? Yes, sir. Every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Any doubt? No, sir. हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा क्लियर है? जैसे कि दोनों का सम 0 हो जाएगा। हाँ ये माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। Yes, अब sir. अगर मैं कहूं कि मेरे पास ए और बी टू पार्टिकल सिस्टम है, ए और बी मेरे पास टू पार्टिकल सिस्टम है, और इस टू पार्टिकल सिस्टम में मैंने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। तो बेटा ये जो फोर्सेस है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब ये इंटरनल फोर्सेस का काम करेंगी। क्यों इंटरनल फोर्स का काम करेंगी? क्योंकि ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये सिस्टम के अंदर फोर्स लग रही है, क्योंकि ए और बी दोनों सिस्टम का पार्ट है। अगर मैं कहता कि ओनली ए ही मेरा सिस्टम है, अगर मैं कहता कि मेरा ओनली ए ही सिस्टम है, अगर ए पार्टिकल ही मेरा सिस्टम है, तो बी जो बाहर से फोर्स, बी जो फोर्स लगाता, अब वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स का काम करती। अब वो फोर्स कौन सी फोर्स का काम करती बेटा? एक्सटर्नल फोर्स का काम करती। ठीक है, अब ए और बी मिल के सिस्टम है, तो ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स है। अगर वो इंटरनल फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और इंटरनल फोर्स का भी नेट सम 0 आ गया, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इसका मतलब यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि वी कैन राइट इट लाइक कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को फॉलो कर सकते हैं। ये एक ही बात होती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? सर ये लास्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आई जो भी आपने बोली। बेटा मैंने सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स लगाई नहीं हुई। एफ ए बी और एफ बी ए जो फोर्सेस हैं वो सिस्टम के अंदर की फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस सिस्टम में लग रही है, बट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं है। अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं है, तो क्या चीज कंजर्व रहेगी? लीनियर मोमेंटम। तो यही चीज मैं कह रहा हूं यहां से कि ये तो इंटरनल फोर्स है, ए बी और बी, ए ने बी पे जो लगाई या बी ने जो ए पे लगाई। ठीक है, तो वो इंटरनल फोर्सेस है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो मैंने सिस्टम में लगाई ही नहीं। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो, इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कोई डाउट? नो सर। करें आगे? यस सर। ठीक No, है, sir. अच्छा क्लियर है ना बेटा? आपको ध्यान रखना है internal forces do not play any role in the motion of the system। किसी सिस्टम की मोशन में इंटरनल फोर्सेस रोल प्ले नहीं करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस मोशन ऑफ द सिस्टम को गवर्न करती है कि मोशन में चेंज आएगा या नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू आर सिटिंग इन ए कार। आप एक कार में बैठे हो ड्राइवर सीट पे, ठीक है, कार बंद हो चुकी है। अब आप अंदर कितनी भी फोर्स लगा लो कार में, क्या कार चलेगी? नो सर। नहीं चलेगी। No, sir. बट अगर आप, क्योंकि अभी आप कार और आप दोनों मिलके सिस्टम हो, क्योंकि आप कार में बैठे हो, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ए सिस्टम। अब क्या करो, आप गाड़ी से उतरो, कार से उतरो और पीछे से जाके उसको धक्का दो, पुश करो पीछे से। अब कार चलेगी क्या नहीं चलेगी? चलो। बोलो बेटा।
Yes, Yes, sir. अब अगर कार चलेगी तो इसका मतलब ये है, अब जो आपने फोर्स लगाई कार पे वो इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? External. External. एक्सटर्नल फोर्स है। अगर वो फोर्स Sir, आपकी external force. एक्सटर्नल फोर्स है तो उसने वो कार रेस्ट पे थी, उसको चला दिया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ गया, तो वो जिसने मोशन को चेंज किया, जिसने स्टेट को चेंज किया कार की, वो इंटरनल फोर्स थी या एक्सटर्नल फोर्स थी? External. सर इसमें एक डाउट था External. हाँ बताओ बेटा। सर, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते तो इंजन हम फोर्स अप्लाई करते हैं और इंजन तो सिस्टम के अंदर होता है, तो वो इंटरनल फोर्स से चलती है फिर तो। नहीं, पेट्रोल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसमें आप रेस दे रहे हो, पैर से जो रेस दे रहे हो वो बाहर से सिस्टम को ड्राइव कर रही है, वो एक अलग चीज है। मैं अभी उसमें इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में नहीं जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कैसे चीजें बनती हैं फ्यूल से। अभी मैं सिर्फ मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अभी हम सिर्फ मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं कि वहां पर कैसे कन्वर्जन होता है फ्यूल से एनर्जी का, वो एनर्जी कैसे चलाती है, वो हम बाद में देखेंगे चीजों, वो इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यस करें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट इज applications of conservation of linear moment। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, ध्यान रखना है। कब रहता है बेटा कंजर्व? External force 0 रहता है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। इफ एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, किसी एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अभी हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखनी है, तो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन करा रहा हूं पहले, दैट इज रिकॉइल ऑफ गन। फर्स्ट एप्लीकेशन है रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है बेटा, मेरे पास एक गन है, यस मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ये मेरे पास एक गन है। ठीक है बेटा, जैसे ही हम गन से बुलेट को फायर करेंगे, जैसे ही हम गन से बुलेट को फायर करेंगे, इनिशियली ये गन है, इसमें एक बुलेट भी होगा यहाँ कहीं। ठीक है, मास ऑफ गन मैंने mg मान लिया, मास ऑफ बुलेट मैंने mb मान लिया। mg इज द मास ऑफ गन, mb इज मास ऑफ बुलेट। इनिशियली both bullet and gun are at rest। Initially both bullet and gun are at rest। Initially दोनों किस पे हैं बेटा? रेस्ट पे है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, अगर इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम? सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम जीरो। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बेटा? जीरो हो गया, क्योंकि दोनों किस पे हैं बेटा? रेस्ट पे। नाउ द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन। अब सिचुएशन ये हो गई कि ये आपका बुलेट है जो आगे जा रहा है वीबी स्पीड से, और यहां मेरे पास गन थी, बना लोगे ना गन को? तो ये गन यही रहती है, गन थोड़ा सा पीछे रिकॉइल करती है, पीछे झटका मारती, रिकॉल करती है। रिकॉइल करती है। तो मैंने गन की वेलोसिटी पीछे की साइड vg मान ली, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ गन। कोई डाउट है? बोलो बेटा। No, sir. व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? दैट विल बी mb vb प्लस mg vg। वेक्टर में लिखा है, ध्यान रखना, मैंने ऊपर एरो लगा दिया, उस एरो का पर्पस ये हो गया डायरेक्शन अपने आप एडजस्ट हो जाएगी।
कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? अरे बोलो सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा। जैसे ही मैंने बुलेट फायर किया, बुलेट आगे निकल गया, गन पीछे चली गई। क्लियर है? तो ये जो बुलेट की वेलोसिटी है ये वीबी है, गन की वेलोसिटी वीजी मान ली। तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? फाइनल मोमेंटम में दो पार्ट हैं, एक बुलेट है, दो सिस्टम में दो पार्टिकल है, एक बुलेट है और एक गन है। तो बुलेट का मोमेंटम लिख दिया mvvb और गन का लिख दिया mgvg। कोई डाउट? मेरे सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। As external force acting on the system is zero, हमने सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई। मैं मान के चलूंगा कि जो फोर्स मैंने बुलेट को फायर करने के लिए लगाई वो सिस्टम का ही पार्ट थी, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूं, ये मान लो। या ये मान लो कि वो फोर्स नेग्लिजिबल थी, इसलिए उस एक्सटर्नल फोर्स को मैंने जीरो मान लिया। अगर एक्सटर्नल फोर्स आपकी जीरो है क्योंकि आपने सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स लगाई नहीं, तो ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई डाउट? क्लियर है सर। तो यहां से हमारा ये आ गया कि जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम इज mvvb प्लस mgvg। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो यहां से आ गया बेटा vg विल बी इक्वल टू माइनस mvvb बाई mg। कोई डाउट? नो सर। नेगेटिव साइन हमें क्या शो कर रहा है? सर की गन पीछे जा रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। Negative sign shows that velocity of bullet and velocity of gun are in opposite direction. सर ये Yes, sir. रिटार्डेशन भी तो शो कर रहे हैं। रिटार्डेशन तो बेटा, रिटार्डेशन किसने कहा शो कर रही है? रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन का कंसेप्ट कब होता है? जब स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। सर इसमें तो यही है ना कि बुलेट आगे जा रही है और गन रिकॉइल हो रही है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। हाँ बस इसलिए नेगेटिव आया, इसमें स्पीड इंक्रीज डिक्रीज का तो है ही नहीं ना। मैं जो बात कर रहा हूँ जस्ट बिफोर फायरिंग एंड जस्ट आफ्टर फायरिंग की बात कर रहा हूँ। बाद में क्या हो रहा है मैं उस सिचुएशन को नहीं देख रहा हूँ। यस यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, समझ में आ गई मैंने क्या कहा है? यस सर आ गई। यहां से मैं अगर ये लिखना चाहूं कि व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, गन की रिकॉइल स्पीड कितनी होगी? दिस विल बी वीजी। गन जिस स्पीड से वापस गई उस स्पीड को हम कौन सी स्पीड बोलेंगे? बोलो बेटा। रिकॉइल स्पीड। कोई डाउट है? नो एनी सर। डाउट? समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। हम यहां पर आपने, यहां देखो बेटा, पिछली स्लाइड पे आ रहा हूं एक बार। ये जो मेरा रिजल्ट है, यहां पर जो मैंने रिजल्ट बनाया, बड़े ध्यान से देखना, ये रिजल्ट है। बुलेट का मास ज्यादा होता है कि गन का मास ज्यादा होता गन का। है? गन का मास ज्यादा होता है। हमें ये पता है कि मास ऑफ गन इज मच 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 ग्रेटर देन द मास ऑफ बुलेट। क्लियर है? अब ये वाली टर्म बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो कौन सी स्पीड कम आएगी? वीबी बड़ा होगा कि वीजी? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा गन का मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बुलेट, तो इस वजह से डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया। सर वीबी ज्यादा होगा। वीबी ज्यादा होगा और वीजी कम हो जाएगा। मींस गन की स्पीड, जिस स्पीड से गन रिकॉइल कर रही है, वो बुलेट के कंपैरिजन में बहुत कम आ रही है। कोई डाउट है? हाँ सर। सर क्लियर। बोलो बेटा।
नो सर। ठीक है, क्लियर है। अब एक दो पॉइंट और हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट है, क्वेश्चंस की फॉर्म में बनते हैं, इसलिए बता रहा हूं। ये समझ में आ गया ना क्या है? इसीलिए बोलते हैं कि रिकॉइल स्पीड ऑफ गन्स कम होती है। मच स्मॉलर देन। सर उसमें जर्क आ सकता है किसी जगह पे, मतलब जैसे शोल्डर जर्क आता है कभी, या फिर? हाँ, अगला पॉइंट वही बताना बेटा, मैंने इसीलिए बता रहा हूं। रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ मजल स्पीड ऑफ बुलेट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेना। इट इज एडवाइजेबल या इट इज एडवाइज दैट while firing the bullet, gun should be held tightly on the shoulders. Gun should be held tightly on the shoulders because, क्यों करते हैं बेटा ऐसे? तो वरना जर्क आ जाएगा शोल्डर में। तो फिर अगर टाइटली करने से जर्क क्यों नहीं आएगा? सर उसकी हम एक तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज कर देंगे, जो उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी है। कैसे डिक्रीज कर रहे हैं? सर क्योंकि हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे ज्यादा है तो। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा रहे, मैंने तो बस साथ में रखा हुआ शोल्डर, पुश नहीं कर रहा मैं शोल्डर से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने बस शोल्डर पे गन को टाइटली होल्ड करके रख दिया, शोल्डर को मैं पुश नहीं कर रहा हूं, फोर्स नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अगर फोर्स ही लगा दूंगा तो फिर मैं ये मान के चलूंगा ना मोमेंटम कंजर्व ही नहीं हो रहा। यस सर। तो क्या होता है ऐसा करने से? बिकॉज बाय डूइंग दिस, effective mass of gun increases. कैसे इंक्रीज हो जाता है? उसमें हमारी बॉडी का मास भी ऐड हो जाता है, उसमें हमारी बॉडी का मास भी इंक्रीज हो जाता है। अब मेरी बॉडी जो साथ में अटैच है, खाली गन को अब पीछे नहीं जाना, गन के साथ शोल्डर को भी पीछे जाना पड़ेगा। तो इफेक्टिव मास ऑफ गन इंक्रीज हो गया, मतलब आपका mg बढ़ गया। अगर mg बढ़ गया तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कम हो जाएगी, तो रिकॉइल स्पीड कम हो जाएगी। कोई डाउट है? नो सर। समझ में आ गया ना? गन के मास में हमारी बॉडी का मास एंटर हो जाता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि शोल्डर पर आपको क्या करना चाहिए, गन को टाइटली हेल्ड करना चाहिए, ताकि इससे ये बेनिफिट हमारा हो जाए। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर। करें आगे? Yes, sir. यस सर। लिखो बेटा क्वेश्चन लिखना, फिर एक इस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पे बेस आपके मॉड्यूल में से देख लो, मॉड्यूल में होगा, मॉड्यूल मिला हुआ है सबको बेटा? मॉड्यूल होगा सबके पास? यस सर। बुकलेट होगी, देखो बुकलेट में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक पे बेस, साथ साथ कर भी लेते हैं। देख रहा हूं मैं अभी बुकलेट में आपकी। चलो इसमें पहले एक दो पॉइंट और बता दूं, वो भी क्वेश्चन तो मेरे को दिखा नहीं आपकी बुकलेट में भी, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन भी। एक चीज और समझना बेटा यहाँ पे ध्यान से, एक पॉइंट और बता देता हूँ, याद आ गया मेरे को, देखना ध्यान से। जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट, हमने ये पढ़ा था गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में सेम होगा। ये पता है सबको? समझ आया कैसे लिखा है? यस सर, न्यूटन के थर्ड लॉ।
न्यूटन के थर्ड लॉ से नहीं लिखा ये। न्यूटन का थर्ड लॉ फोर्स को बताता है बेटा, मोमेंटम को नहीं बताता। ये मैंने ऐसे लिखा है, आप यहाँ देखो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका इक्वल होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ ना। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से मोमेंटम से मैंने ये लिख दिया कि गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम इक्वल होगा। तो क्या गन की काइनेटिक एनर्जी और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट? गन की काइनेटिक एनर्जी और बुलेट की काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होगी आफ्टर फायरिंग द बुलेट? नो सर। नो सर। नहीं। क्यों? आप देखो, मान लो आप, अगर मैं वैल्यू की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो गन का मोमेंटम और बुलेट के मोमेंटम को मैंने मान लिया p है, ये इक्वल टू p है। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करिए, p है। तो जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन कितनी होगी बेटा? p स्क्वायर बाय 2 टाइम मास ऑफ गन। कोई डाउट? नो सर। पता होगा सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में p स्क्वायर बाय 2m होता है बेटा। यस सर। ये सर ये रिलेशन है ना सर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच। मोमेंटम में, हाँ। एंड व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर फायरिंग? क्या होगा फिर वो? p स्क्वायर बाय 2 टाइम मास ऑफ बुलेट। यस। बोलो बेटा। यस सर। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, इनिशियली गन और बुलेट रेस्ट पे थे और बाद में आपने बुलेट फायर किया गन में से, आपको दोनों की काइनेटिक एनर्जी की रेशो बतानी है जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट। अब काइनेटिक एनर्जी की रेशो निकालनी है, मतलब इनको आपस में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? मास ऑफ गन बाय मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन विच इज मच स्मॉलर देन 1। यस सर। मींस किसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में ज्यादा है? बुलेट की। बुलेट की। किससे? गन से। गन से। किसी को कोई डाउट? क्लियर है सर। हाँ बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। करें आगे? यस सर। यस सर। देखो, शुरू में गन प्लस बुलेट रेस्ट पे थे। जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट जब मैंने जस्ट बुलेट को फायर किया है तो उसके बाद होगा क्या, बड़े ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं स्पीड ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ गन की रेशो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रेशो, बेटा इसमें क्या चीज कांस्टेंट थी? मोमेंटम कांस्टेंट था। मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब mv कांस्टेंट था। mv कांस्टेंट होने का मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m था। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m था। कोई डाउट है? हाँ बेटा। नो सर। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ गन की रेशियो निकालनी है जस्ट आफ्टर फायरिंग द बुलेट, तो क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ गन बाय मास ऑफ बुलेट। ये सर इसमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है। क्योंकि उसका मास कम है और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। मैंने वेलोसिटी नहीं बोली है, मैंने स्पीड बोली है, क्योंकि अगर मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो साथ माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी एक दूसरे से अपोजिट होती है। एनी डाउट? नो सर। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि बुलेट की वेलोसिटी गन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि गन का मास बुलेट से बहुत ज्यादा होता है। बोलो बेटा। यस सर। यस अब सर। अगर मैं कहूं मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन की रेशियो जस्ट आफ्टर फायरिंग, जस्ट आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ बुलेट और गन की रेशियो सर 1:1। 1:1 because both moves with the same momentum in opposite direction. मैग्नीट्यूड मोमेंटम की सेम होती है अपोजिट डायरेक्शन में। कोई डाउट? नो सर क्लियर है। यहां से मैं कहूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन की रेशियो
बताओ बेटा। अरे बताओ क्या आएगा आंसर। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, तो क्या आंसर आएगा इसका? अभी किया है पीछे तो ये हाल है तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन और बुलेट की रेशो क्या थी, देखो यहाँ पे दिख रही है। मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन। ऊपर गन थी तो नीचे मास ऑफ गन था, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन आता है। यहाँ पे देख सकते हो मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रही है इस केस में। तो बेटा अब यहाँ पे आप देख लो क्या आंसर आना चाहिए फिर। ये बुलेट बाय गन है तो ये आ जाएगा मास ऑफ गन mg बाय by मास mg। ऑफ बुलेट। ये भी एक से बड़ी होगी, कोई डाउट? बोलो बेटा, क्लियर है? Yes, sir। ठीक है। इसी गन वाली प्रॉब्लम में एक चीज और आती है बेटा, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है फोर्स रिक्वायर्ड। ये एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिंक नहीं है, ये गन वाले प्रॉब्लम से लिंक है, इसलिए बता रहा हूं सिर्फ। फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। मान लो मेरे पास एक स्टेन गन है। अगर लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक स्टेन गन है और मैं उस गन से बहुत सारे बुलेट्स फायर कर रहा हूं। आपने मूवीज में भी देखा होगा स्टेन गन से एक साथ बहुत सारे बुलेट्स चलते हैं। कोई डाउट है? No, sir. जब वो बहुत सारे बुलेट्स एक साथ फायर कर रहा होगा पर्सन, तो गन देखा होगा अपने पीछे जाती है थोड़ी थोड़ी। Yes, sir. हाँ बेटा, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, टाइगर sir. श्रॉफ की मूवीज में ज्यादा ऐसा होता है। ठीक है, तो बेटा जब वो गन जैसे जैसे पीछे जाती है, अगर मुझे उस गन को वहीं पे होल्ड करना है तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी वो पूछा है। तो इसमें क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन का क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड into mass of each bullet into momentum of each bullet। आपको पता होना चाहिए मोमेंटम। बेटा एक्चुअली ये मोमेंटम नहीं है, ये चेंज इन मोमेंटम है। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली बुलेट किस पे था, रेस्ट पे था, इसलिए चेंज इन मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इनिशियली बुलेट वाज एट रेस्ट इन द गन, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। जैसे ही मैं बुलेट को फायर करूंगा, जैसे ही मैं बुलेट को फायर करूंगा तो बुलेट का कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा जस्ट आफ्टर फायरिंग। तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला आ जाता है, दिस इज एन एम वी। एम मास ऑफ बुलेट है, वी बी स्पीड ऑफ बुलेट है। इतनी फोर्स आपको चाहिए गन को होल्ड करने के लिए। Yes, sir। एनी Yes, डाउट? sir. No, sir. कोई डाउट है No, यहां तक? sir. No, sir, ठीक है, clear है। समझ में आ गया? ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। मैं एक बार सारी एप्लीकेशंस कंप्लीट करा देता हूं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस हम एक साथ कर लेंगे इन सभी एप्लीकेशन पे बेस। नेक्स्ट क्लास में आज जो भी होगा ये आपको पढ़ के आना है, तभी अगली क्लास के क्वेश्चन समझ में आएंगे। कोई डाउट है? Clear No, sir. No, sir. सेकेंड एप्लीकेशन, बुलेट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम करा रहा हूं अभी। ये मेरे पास एक प्लैंक है, वुडन प्लैंक मान लो। इसका मास कैपिटल एम है। यहां से
मेरे पास एक बुलेट आया स्मॉल एम मास का, जिसकी स्पीड u थी, और वो u स्पीड से ही इसमें एंटर कर गया। u स्पीड से इसमें क्या कर गया, एंटर कर गया। एंड दिस बुलेट इज एम्बेडेड इन द प्लैंक। मतलब ये प्लैंक से बाहर नहीं निकला, मैंने बुलेट फायर किया और वो इस प्लैंक के अंदर ही चला गया। कोई डाउट? नो नो सर। अब ये तो बेटा बिफोर एम्बेडिंग की सिचुएशन है, अभी एम्बेड हुआ नहीं। जब आफ्टर एम्बेडिंग की सिचुएशन होगी क्या होगा? सर बुलेट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये भी अंदर होगा, बुलेट भी इसके अंदर होगा। ये प्लैंक अब रेस्ट पे होगा या प्लैंक चल रहा होगा? तो थोड़ा बहुत मोशन में आ जाएगा। पूरा कंप्लीट सिस्टम मोशन में आ जाएगा। इसकी स्पीड मैंने v मान ली। यस सर। What is the initial momentum of the system? This is m into u plus 0. यस सर। तो बेटा जो इनिशियल मोमेंटम हुआ तो वो सिर्फ बुलेट का मोमेंटम हुआ, दैट इज mu। कोई डाउट? नो सर। फाइनल मोमेंटम की बात करूं, अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? अब खाली बुलेट बचा, खाली प्लैंक बचा, या दोनों कंबाइन होके एक ही सिस्टम बन चुके हैं? फिर दोनों कंबाइन हो चुके हैं। दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो टोटल मास हो गया आपका m प्लस m यस सर। इंटू v। यस सर। कोई डाउट? नो नो सर। ठीक है, ये आपका फाइनल मोमेंटम आ गया। कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा। नो सर। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगाई या नहीं लगाई? एक्सटर्नल फोर्स हमने सिस्टम पे लगाई है या नहीं लगाई? सर नहीं लगाई। नहीं लगाई। क्यों? बुलेट ने लगाई प्लैंक पे, प्लैंक ने लगाई बुलेट पे, और प्लैंक और बुलेट मिलके हमारे लिए सिस्टम है। तो इसका मतलब प्लैंक और बुलेट पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, मिलके टोटल पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी। दोनों ने जो फोर्स लगाई एक दूसरे पे लगाई है, वो इंटरनल फोर्स हो गई। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है। यस कोई सर। डाउट? अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। Yes, sir. तो यहां से इट मींस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यस सर। तो ये आपका जो इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये था आपका स्मॉल m इंटू यू। देख सकते हो आप यहाँ पर, ये m इंटू यू था। और जो फाइनल मोमेंटम हो गया, ये हो गया आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v। यस सर। तो यहां से आपने जो v निकाला कि पूरा सिस्टम बाद में किस वेलोसिटी से चलेगा, दिस इज m बाई m प्लस m इंटू यू। एनी डाउट? नो। ठीक है, अब यहीं से बड़े ध्यान से समझना है। मतलब बाद वाले सिस्टम की जो स्पीड है वो पहले वाले से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि आप देख लो डिनोमिनेटर में, आप देख लो डिनोमिनेटर में मास ज्यादा है, न्यूमरेटर में मास कम है, इसलिए v u से कम हो गया। यस सर। कोई डाउट है यहां तक? सर इसको ऐसे भी तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, प्लैंक पे लग जाएगी बुलेट और एक सिस्टम बन जाएगी। हाँ हाँ वही बात है, पर फाइनल वेलोसिटी किसकी 0 हो गई? तो बुलेट की। बुलेट की भी 0 नहीं हुई। क्या बुलेट प्लैंक के साथ साथ नहीं चल रहा? Yes, sir. तो बुलेट की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक 0 हुई। यस सर। यस सर। समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूं बेटा? बुलेट Yes, की sir. एक्चुअल वेलोसिटी 0 नहीं हुई, क्योंकि अगर आप सिर्फ बुलेट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना बुलेट तो प्लैंक के साथ आगे जा रहा है। यस सर। यस The सर। velocity of bullet with respect to plank will be 0.
विल बी जीरो। यस, कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है सर। नो ठीक है, सर। अब बड़े ध्यान से समझना, आप सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, और फिर चेक करो क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस है या नहीं। सर इससे पहले वाली स्क्रीन दिखा दो। लो बेटा, सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, और फिर आपको चेक करना है क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस है या नहीं है। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। करो बेटा, इसको फटाफट क्विकली करो, फिर इसी को डिस्कस करता हूं। अगर लॉस हो रहा है तो वो एनर्जी कहां जा रही है, क्यों लॉस हुआ, ये सब हम देखते हैं। फिर इसी एप्लीकेशन का एक पार्ट और होता है, उसको देखते हैं। फटाफट करो। बेटा, व्हाट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? हाफ mu square. हाफ, 1/2 mu square। बहुत बढ़िया बेटा। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? Half m plus mv square. हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, P कांस्टेंट है ना बेटा? यस सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी मैं दो चीजें बताऊंगा इसमें, आपको दोनों देख लेते हैं। कोई डाउट? नो सर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ m प्लस m इंटू वी की जगह क्या रख दूं बेटा, एम यू बाई m प्लस m का स्क्वायर। यस। ये आ गया हाफ m स्क्वायर बाई m प्लस m इंटू यू स्क्वायर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल। पहली बात चेक करना है क्या लॉस हो भी रहा है कि नहीं। आप देखो बेटा, आप यहां पर इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ m u स्क्वायर इंटू m बाई m प्लस m। ये एक ही बात है ना बेटा, इस टर्म को रीअरेंज करके लिखा है मैंने, इस वाली टर्म को रीअरेंज करके ऐसे लिखा है। कोई डाउट? यस सर। नो सर। बेटा ये वाली कौन सी एनर्जी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो यहां पर भी है। अब उसके साथ आप देखो 1 से कम है या 1 से ज्यादा है? 1 से ज्यादा। Then more than 1. मोर देन 1 है, लेस देन 1 है? तो m लेस बाई देन m 1 प्लस m, डिनोमिनेटर में ज्यादा है। डिनोमिनेटर में है ज्यादा है, ना। न्यूमिनेटर में कम है। इसका मतलब यहां से मुझे ये पता लग गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। तो इसका मतलब पक्का है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। यस। अब अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो माइनस करके निकालूंगा, क्या आएगी माइनस करके, देखो आप, हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इंटू m बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये आ गया हाफ m u स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस m। कोई डाउट? नो सर, क्लियर। इसको लिख सकता हूं हाफ
कैपिटल M स्मॉल m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू यू स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर, क्लियर है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यस बोलो। यस सर। ये हमारी Yes, sir. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गई। इतनी लॉस हो रही है काइनेटिक एनर्जी, तो आपका यहां से क्या रिजल्ट आया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का रिजल्ट आ गया हाफ इंटू कैपिटल M स्मॉल m बाय m प्लस m इंटू यू स्क्वायर। यस सर। This loss in kinetic energy of system is dissipated in the form of heat. कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। क्यों हुआ हीट की फॉर्म में लॉस, ये भी बता दो फिर। ये लॉस हीट की फॉर्म में क्यों हुआ, ये मुझे बता दो। ज्यादा थी। बेटा सर जैसे जब ही बुलेट प्लांट जैसे में जैसे ही बुलेट प्लैंक के अंदर आना शुरू करेगा, प्लैंक देखो अभी क्या है, ये प्लैंक था, यहां से बुलेट अंदर आ रहा है यू स्पीड से। अभी प्लैंक की वेलोसिटी है ही नहीं, बुलेट की वेलोसिटी है, तो बुलेट और प्लैंक के बीच में कुछ फोर्स लगेगी। अभी इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी कुछ कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बुलेट प्लैंक पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स प्लैंक को आगे चलाएगी, और वही फोर्स प्लैंक भी बुलेट पे लगाएगा, तो वो बुलेट की स्पीड को कम करेगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। सर अब होगा क्या, धीरे धीरे प्लैंक की स्पीड बढ़ती जाएगी और बुलेट की स्पीड डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, यस सर। उसके बाद वो रेजिस्टिव फोर्स लगनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब प्लैंक बुलेट की स्पीड को कम किसने किया धीरे धीरे? रेजिस्टिव फोर्स ने या फ्रिक्शन ने? जो फ्रिक्शन प्लैंक ने लगाया बुलेट पे, यस और वो फ्रिक्शन से कौन सी एनर्जी की फॉर्म में हीट लॉस होती, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में लॉस होती है एनर्जी? किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन की वजह से? सर हीट हीट। एनर्जी। हीट। तो इसीलिए यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है, दैट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए वो चीज थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है। वो साउंड और लाइट की फॉर्म में भी तो निकल सकती है ना? बेटा जनरली नहीं निकलती है, निकल तो बहुत किसी फॉर्म में भी रख सकती है, बट यहाँ जो फ्रिक्शन जो हो रहा है, जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन से मोस्टली किसकी फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है? हीट की फॉर्म में लॉस होती है, वो गर्म हो जाती है चीज, इतनी ज्यादा एनर्जी होती नहीं इस केस में। ओके सर। ठीक है, चलो आगे समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पर ये समझ में आ गया बेटा मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर एक चीज और देखना, इसी सिस्टम में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की रेशो। देखो आप, ये आपकी इनिशियल थी, ये आपकी फाइनल आई, इनकी रेशो बतानी है। क्या रेशो बनेगी? ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, आपको रेशो बतानी है। प्लस एम बाय एम है सर, एम प्लस एम बाय एम। m प्लस एम बाई एम। तो आप देख लो फाइनल ये आ गया स्मॉल m बाई m प्लस m, ऊपर फाइनल है ना बेटा इसलिए। कोई डाउट? नो सर। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, साथ में
है तो वेलोसिटी भी तो आएगी इनके साथ में। बेटा देखो तो सही, ये हाफ एम यू स्क्वायर है, ये भी हाफ एम यू स्क्वायर बाय एम प्लस एम है, वैल्यू पुट कर दी ना सारी। ओके सर। मैंने इसको ऐसे लिखा ना, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय 2m, यस सर। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम तो सेम रहना सिस्टम का, यस। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी फिर? मास के। अब मास के इनवर्सली है, तो फाइनल में मास कितना है? m प्लस m। फाइनल में मास m प्लस m है, इनिशियल में m है। इनिशियल में m है, इसलिए मैंने इसको ऐसे भी लिख दिया। कोई डाउट ओके है? क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट, इसी में सेकंड एप्लीकेशन का एक और पार्ट है, उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लैंक है, वही मास कैपिटल एम है, वही बुलेट है, इसके अंदर एंटर कर रहा है यू स्पीड से। अब क्या है कि ये बुलेट प्लैंक के अंदर एम्बेडेड नहीं रहता, प्लैंक से बाहर भी निकल जाता है। ये है बेटा, अभी प्लैंक किस पे था? रेस्ट पे। ये सिचुएशन है बिफोर फायरिंग की, बिफोर कोलिजन की कह लो या बिफोर पासिंग की कह लो। अभी ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनल सिचुएशन ये हुई कि यही प्लैंक है एम मास का, और ये जो बुलेट है आपका, ये बाहर निकल के v1 स्पीड से चलने लग गया, और ये जो प्लैंक था ये आपका v स्पीड से चल रहा है। ये आपकी फाइनल सिचुएशन है, यस सर। और ये इनिशियल थी। किसी को कोई डाउट? नो सर। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? mu। स्क्वायर। ओ बोलो सॉरी बेटा। m। इसका मास स्मॉल m ले लिया हमने बुलेट का, प्लैंक का मास कैपिटल M था। कोई डाउट यहां तक? नो सर। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? कैपिटल M v I कैप प्लस M v1 I कैप। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगाई है कि नहीं लगाई? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि बुलेट लगा रहा है, प्लैंक बुलेट पे लगा रहा है, दोनों फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस है, क्योंकि प्लैंक और बुलेट मिलके सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है? एक्सटर्नल sir. फोर्स अगर जीरो हो गई, इसका मतलब वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस सर। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूं, मींस P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। Yes sir. तो ये आ गया बेटा mu विल बी इक्वल टू कैपिटल M V प्लस स्मॉल m V1। एनी डाउट? नो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेक्टर में, mu इज इक्वल टू कैपिटल M V प्लस m V1। कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है। ठीक है, अब इसमें ना सिचुएशंस दे देगा अलग अलग कि बुलेट का मास इतना है, प्लैंक का मास इतना है, इतने की स्पीड से बुलेट आया, इतने से बाहर निकल गया, तो बताओ प्लैंक की स्पीड बतानी है। कर लोगे? मतलब u दे दिया, स्मॉल m दे दिया, कैपिटल M दे दिया, v1 दे दिया, v निकालना है। कोई डाउट? कर लेंगे सर। हाँ बेटा, समझ में आया मैंने क्या लगाया? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई डाउट है यहां तक? नो सर। क्लियर। ठीक है, अब यहां से इस केस में अगर आपसे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछ ले,
तो वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल। इनिशियल थी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल हो जाएगी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम वी वन स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। अब वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हिसाब से आप यहाँ पर u v v1 जो आपको डाटा दिया हो वो वैल्यू पुट करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। यस। ये बेटा बुलेट के एम्बेडेड का केस और ये वाले दोनों केस आपको समझ में आ गए बुलेट वाले के? यस सर, आ गए। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। चलो थर्ड केस, थर्ड एप्लीकेशन। मैं आज आपको सारी एप्लीकेशंस बता रहा हूं, 3-4 जो एप्लीकेशन है, उसके बाद कल हम इन पे बेस सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन एप्लीकेशंस पे भी बेस और भी चीजों पे बेस। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। लो बेटा, करें अब? यस सर। यस सर। चलो थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर हम थर्ड एप्लीकेशन को देखें तो इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। जरूरी नहीं है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी बोले, पर ये बस बोल देते हैं ताकि ये चीजें इजीली समझ में आ जाए हमें। है क्या? ये मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका नाम बॉम्ब रख दिया, ये एट रेस्ट है शुरू में, तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? 0। बोलो बेटा। Yes, sir. दिस Yes. बॉम्ब एक्सप्लोड्स, ये बॉम्ब एक्सप्लोड्स हो गया इनटू मैनी कंपोनेंट, इनटू मैनी पार्ट्स। एक्सप्लोजन एक ही बार हुआ, पर इसके जो अलग अलग पार्ट्स बने, इस बॉम्ब के जितने भी पार्ट हुए 5, 6, 10 जितने भी पार्ट हो सकते हैं, वो मैनी पार्ट्स में बट गया। तो इसका मतलब क्या है, जब ये बेटा बॉम्ब एक्सप्लोड होगा, सारे पार्ट्स यहीं पे रहेंगे या दूर दूर अलग अलग हो जाएंगे? सर अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn, यस सर, अगर सब n पार्ट्स बने तो। कोई डाउट है? क्लियर है सर। यहां पर आपने सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगाई? 0। 0। बॉम्ब अपने आप एक्सप्लोड हो गया, तो इसका मतलब Yes. लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। यस। तो इसका मतलब ये हो गया P फाइनल विल बी इक्वल टू P इनिशियल होगा। यस सर। इसका मतलब ये हो गया P1 प्लस P2 प्लस अप टू Pn, किसके इक्वल होगा बेटा आपका? 0 के। एनी डाउट? नो सर, क्लियर। क्लियर है यहां तक? बोलो बेटा। यस। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। क्या पॉइंट बना देखना? व्हेन ए बॉम्ब एट रेस्ट explodes in many components, then the components will move in different directions components will move in different directions in such a way that vector sum of linear momentum of all the components
इज 0। कोई डाउट? सर स्लाइड थोड़ी नीचे कर दो। नहीं दिख रहा क्या अब भी? क्लियर है? हाँ बेटा समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट है यहाँ? नो सर। करें आगे? Yes. इस केस में कई बार पूछ लेता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, मतलब कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई बॉम्ब के एक्सप्लोजन से। तो एनर्जी कितनी आएगी बेटा? एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजन पूछ लेगा। एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी मिल गई वो आपको ऐसे निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब आपको हर पार्ट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालकर, इनिशियल पूरे सिस्टम की 0 थी, ऐड कर दोगे, इतनी एनर्जी एक्सप्लोजन से आ गई। सर हम इसको इंटीग्रेट भी तो कर सकते हैं। इंटीग्रेट तो बेटा कब करते हैं? ये तो अलग अलग पार्ट्स हैं। अगर इंटीग्रेट तब पार्ट्स है ना, तो सर इनका जब सम करेंगे तो उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बेटा इंटीग्रेशन तब करते हैं जब हमें सम करने में दिक्कत हो, जब कुछ टी की टर्म में या किसी की टर्म में दी हुई हो वैल्यूज। यस सर। ठीक है ना? ओके सर। करें आगे? यस सर। अब यहां से ना एक दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, सोच समझ के बताना बेटा। ए बॉम्ब एट रेस्ट explodes into two parts of unequal masses. A bomb at rest explodes into two parts of unequal masses. तो क्या होगा? सर फिर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी को छोड़ो, पहले ये बताओ वो दोनों पार्ट्स जाएंगे कहां? क्वेश्चन दिखा रहे। A bomb at rest explodes into two parts of unequal masses. आपको वो बताना है ये दोनों पार्ट जाएंगे कहां? ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगे। क्यों? बोलो सर बेटा। क्योंकि जो एक मास है वो दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। फोर्स लगाने की वजह से होगा या मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होगा? सर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होगा। What is initial momentum of the system? बोलो बेटा। इनिशियल मोमेंटम 0 है ना? यस सर, क्योंकि रेस्ट पे यस सर। तो बेटा फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। यस सर। अगर दोनों पार्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गए तो क्या फाइनल मोमेंटम 0 हो सकता है? नो सर। नो ठीक है, सर। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस। Then both the parts should move in opposite directions with same magnitude of moment. नहीं समझ आया? आगे सर। क्यों सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होगा? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। यस। यस सर। कोई डाउट है? क्लियर है सर। अब यहां से बड़े ध्यान से समझना।
अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से है, इसका मतलब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर 0 होना चाहिए, मींस P1 वेक्टर और P2 वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी, वैल्यू सेम होगी। अब मुझे ये बताना इसी क्वेश्चन में, इसी पॉइंट में बताना है बेटा, क्या स्पीड भी सेम होगी या नहीं होगी? नो बोलो सर। बेटा। मास डिफरेंट है तो स्पीड अलग अलग होगी। तो यहां से अगला पॉइंट ये बन जाएगा, स्पीड ऑफ बोथ द पार्ट्स विल बी अनइक्वल। मोमेंटम p वेक्टर। हाँ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? सर ऊपर आपने जो क्वेश्चन क्या लिख दिया? हाँ बेटा, कोई डाउट है क्या? क्लियर है सर। हाँ, कुछ डाउट था शायद, हो गया क्या? यस सर। और स्पीड किसकी ज्यादा होगी बेटा? जिसका ज्यादा होगा। जिसका मास कम होगा। जिसका मास कम होगा। जिसका Yes, मास कम होगा। हाँ, एंड स्पीड विल बी मोर फॉर लाइटर पार्ट। यस। मतलब मैं अगर ये कहूं कि मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की रेशो 1:1, बोलो बेटा, ठीक है। स्पीड की रेशो m2/m1, काइनेटिक एनर्जी की रेशो, काइनेटिक एनर्जी होगी p²/2m, तो ये आ जाएगी m2/m1। यस सर। कोई डाउट? क्लियर। हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। सोच समझ के बताना है, क्या दोनों पार्ट का मोमेंटम सेम होगा कि नहीं होगा मैग्नीट्यूड में? बताओ बेटा। सर मोमेंटम तो डिफरेंट होना चाहिए। क्यों डिफरेंट होना चाहिए? बॉम्ब शुरू में किस पे था? रेस्ट पे था ना। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सिस्टम का इक्वल होने चाहिए, यस सर। इसलिए दोनों पार्ट का मोमेंटम इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट। मैं दो चीजें पूछ रहा हूं, अगर मैं खाली ये स्टेटमेंट बोलूं मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्ट्स विल बी इक्वल, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, तो ये स्टेटमेंट सही है। कोई डाउट है क्या? नो क्लियर है सर। सर। काइनेटिक एनर्जी क्या दोनों पार्ट्स की इक्वल होगी क्या आफ्टर एक्सप्लोजन? आफ्टर एक्सप्लोजन दोनों पार्ट्स की सर, काइनेटिक एनर्जी different इक्वल होगी होनी- कि नहीं होगी? नो सर, डिफरेंट डिफरेंट होगी। होगी। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? मासेस का फर्क है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड, ठीक है, आज बस इतना ही करेंगे। केमिस्ट्री में बेटा एक टॉपिक आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, यस सर। पढ़ लिया यस क्या? सर। यस सर। है पढ़ ली। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला बता दो बस मुझे। I goes to h/mv। h/mv या h/p एक ही बात है। यस सर, वो लीनियर मोमेंटम होता है। हाँ ठीक है। अब बेटा बड़े ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा डीके एक चीज होती है, सुना है क्या? सर एक बार रिपीट करना। अल्फा डीके नहीं सर, नहीं सुना। नो सर। नहीं सुना? चलो, अल्फा पार्टिकल सुना है? यस सर। यस सर। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया बेटा, हीलियम न्यूक्लियस होती है। पता होगा सबको आई थिंक। यस सर, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें फाइंड हुआ था ये।
कई जगह पे यूज होता है। आप अभी ये याद रख लो, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस है। कोई डाउट है? नो सर। अब सोच समझ के जवाब देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, फिजिक्स में भी आता है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन में भी इस टाइप का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? ए न्यूक्लियस एट रेस्ट emits अल्फा पार्टिकल। एक न्यूक्लियस है रेस्ट पे जो क्या एमिट करती है बेटा? क्या एमिट कर रही अल्फा है? पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ associated with alpha particle and daughter nuclei। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं बेटा, इसका मास मैंने m मान लिया, अल्फा पार्टिकल का मास 4 होता है, पता होगा आई थिंक सबको। यस सर, क्योंकि हीलियम का 4। ठीक है, तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बची इसका मास कितना होगा? मास नंबर कह लो या मास कह लो, कितना होगा? m बचेगा, 4 बचेगा, m-4 बचेगा। m-4 सर m-4 m-4 बचेगा। क्लियर है? मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दी। फर्स्ट 1, सेकंड 4/m, थर्ड 4/m-4 and last is m-4/4। करो फटाफट, सर सी पार्ट। आंसर बताना है आपको फटाफट। सर सी पार्ट सोचो होगा। फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। सर सी पार्ट। सी, आंसर सी होगा या कुछ और होगा बेटा? देखते हैं कितना दिमाग लगाते हो। माधव, क्या आंसर आना चाहिए बेटा? सर एक सेकेंड। यस्मीन, सर रुक गया, बता। मंथन, सर सी पार्ट। सी पार्ट। देखते हैं अभी। हितेशी, अनन्या, क्या आंसर आना चाहिए बेटा? सर मे बी सी। है सी। चलो देखते हैं। सिया, सर डी पार्ट। आदित्य, कराऊं क्या अब? यस सर। चलो देखो, ध्यान से समझना। अब यहां पर न्यूक्लियस शुरू में किस पे है? रेस्ट। रेस्ट पे है। न्यूक्लियस शुरू में किस पे है बेटा? रेस्ट पे है। जब आपकी न्यूक्लियस शुरू में रेस्ट पे है तो बड़े ध्यान से यहाँ पे समझना है, आपकी न्यूक्लियस शुरू में रेस्ट पे है तो आपको क्या स्क्रीन चली गई क्या बेटा? नो सर, शेयर हुई है। नो सर। चलो ठीक है, ध्यान से देखना। न्यूक्लियस शुरू में रेस्ट पे है तो वो न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में टूट गई? बेटा उस न्यूक्लियस ने क्या बाहर निकाला है? अल्फा पार्टिकल। और दूसरी चीज क्या बची? डॉटर न्यूक्लियाई। तो वो न्यूक्लियस कितने पार्ट्स में टूट गई? सर 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में। तो दोनों पार्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे? सर ऑपोजिट। बोलो।
तो ऑपोजिट। तो ये बॉम्ब वाला केस हो गया। यस सर। Yes, sir. कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया बॉम्ब? 2 parts। अब ये बॉम्ब अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया तो दोनों पार्ट का मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम होगी। मोमेंटम की मैग्नीट्यूड सेम होगी। लैम्डा होता है h/p, पता है सबको? यस सर। अब मोमेंटम दोनों पार्ट्स का क्या है? सर सेम। Sir, same है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ भी दोनों पार्ट की Sir, same होगी। सेम होगी। तो व्हाट विल बी योर आंसर? 1. ए पार्ट। कोई डाउट? नो सर। No, sir. कंसेप्ट समझ में आया क्या है? Yes, sir. के नीट और जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे, एक 3-4 साल पहले का, एक थोड़ा और पहले का है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, Momentum। मैग्नीट्यूड मोमेंटम का दोनों पार्ट्स का सेम होगा, इसलिए डी ब्रोगली वेवलेंथ भी दोनों पार्ट की सेम होगी, क्योंकि वेवलेंथ स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। एनी डाउट? No, sir. हाँ बेटा, Clear है। किसी को आज की क्लास में कोई डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो? सर आगे सारे। सर आ गए। एप्लीकेशन 1 में डाउट है। क्या डाउट है बताओ बेटा। सर आपने फोर्स को NMV लिखा था। फोर्स को NMV NMV लिखा था, जहां पर n नंबर ऑफ बुलेट्स नहीं है, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड है। ओके सर, अब क्लियर हो गया। हाँ बेटा समझ आ गई ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो वही बनेगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। इसलिए ये नंबर ऑफ बुलेट्स नहीं है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड है। यस सर, अब ठीक है। ठीक है, कोई और डाउट बेटा?